बरीरा ने अपना माजी सामने खोलकर रख दिया। वो रात को अरीज को सुलाकर हमेशा की तरह नीचे बिस्तर बिछाकर सो रही थी। तभी एक लम्हे बालाज को ख्याल आया कि वो इतनी ठंड में नीचे क्यों सो रही है। लेकिन अगले ही लम्हे उसकी नज़र शानजे की दुल्हन बनी तस्वीर पर पड़ी थी। नहीं नहीं, मैं इसकी जगह किसी को नहीं दे सकता, इस लड़की को भी नहीं। अचानक उसके जहन में सोच आई और वो करवट बदल कर सो गया। अरीज जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वैसे ही बहुत शरारती भी हो गया था। हर वक्त वो बरीरा के आगे पीछे घूमता रहता। बालाज का ज्यादा वक्त ऑफिस में ही गुजरता क्योंकि शानजे की अचानक मौत के बाद उसने बिजनेस पर तवज्जो देनी छोड़ दी थी। वो रात को ऑफिस से घर आता जब तक रीज भी सो चुका होता। उसे इस बात का भी अफसोस होता कि वो अपने नन्हे से बेटे को ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहा। लेकिन बरीरा को हमेशा ही इसमें किसी साए की तरह इस पर मंडलाते देखा था। वो हर वक्त उसके साथ रहती। अब वो 10 महीने का हो चुका था और उसे बरीरा की आदत भी हो गई थी। मुख्तलिफ अल्फाज भी अपनी तोतली जुबान से कहने लगा था। फिर उस दिन भी वो लाउंज में बैठा बीजान से कोई बात कर रहा था। अरीज खिलौने कारपेट पर फैलाए खेल रहा था। बरीरा उसके सामने ही बैठी थी। जब उसने अपने नन्हे नन्हे हाथ उठाकर बरीरा को अम्मा कहा तो बालाज को यकीन नहीं आया था। बरीरा ने उसे मोहब्बत भरी नजरों से देखा, फिर मेरी जान कहते हुए उसे खुद से लिपटा लिया। फिर उसे उठाकर कपड़े तब्दील कराने की घर से उसे कमरे में ले आई। बालाज ने मुंह फेर लिया था। बेटा, माँ अपनी शादी कार्ड लेकर आया था, तुम्हें लाजमी जाना चाहिए, इसकी शादी है। याद है ना शादी में वो कैसे अपनी फैमिली को लेकर आया था, बचपन का दोस्त है तुम्हारा। मैं तो जा नहीं सकूंगी, तुम बरीरा को लेकर साथ जाना। बीजान की बात पर उसने सर झटका था। क्यों लेकर जाऊं मैं इसे? बीजान, आप भूल गए हैं कि आपके कहने पर इस लड़की से निकाह किया था, वो भी अपने बेटे की खातिर। अब मैं इसे अपने रिश्तेदारों में मिलवाता फिरूं, अपने दोस्तों से। ये मेरी बीवी। ऊपर से लोग मुझे ताने देते हैं कि मैंने शानजे की डेथ के सिर्फ 4 महीने बाद ही दूसरा निकाह कर लिया। मुझसे नहीं बर्दाश्त होती लोगों की बातें। वो उन्हें खरी खरी सुना रहा था। अरे लोग बोलते हैं तो बोलने दो। बेटा, मैंने इस लड़की को सिर्फ अपने पोते के खातिर अपनाया। वो गरीब लड़की के साथ भी इसके सोच में बड़ा जुल्म किया। बीजान सच्चाई नहीं जानती थी, लेकिन भला तो बरीरा ने सब कुछ बता दिया था। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोई भी रिश्तेदार घर आए तो उसे मिलवाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप उसे मिलवाती हैं और सबको पता चल गया है कि मैंने उसे दूसरा निकाह कर लिया है। हालांकि मैं ये खुफिया रखना चाहता था। उसे शदीद गुस्सा था इस बात का। बीजान ने उसे पूरा क्यों खुफिया रखना चाहते थे? अगर निकाह किया है तो इसमें गलत क्या है? और फिर बच्चों की खातिर हर आदमी को दूसरी शादी करनी पड़ती है। और फिर बरीरा ने तो उसकी माँ बन गई है। अगर इस बच्चे को बड़े होने के बाद पता चलेगा कि उसके सर पर माँ ही नहीं है तो सोचो उसके नन्हे दिल पर क्या गुजरेगी। इसलिए मैंने यही सोचा कि वो शुरू से ही बरीरा को अपनी माँ तस्लीम कर ले। लेकिन मैं जो तुम्हें कह रही हूँ उस पर तुम्हें जरूर अमल करना है। माज की शादी में बरीरा को लेके जाना है। बीजान की हिदायत पर उसके माथे पर बल पड़ गए थे। बरीरा बेटा, तैयार हो जाओ, आज तुम्हें बालाज के साथ जाना है शादी पर। बीजान शाम को ही शुरू हो गई थी। मेरा जाना जरूरी है क्या? आप चली जाएं उनके साथ। अरे नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती, मुझसे इतनी देर तक नहीं बैठा जाता, और फिर मेरा शहजादा भी तो जाएगा। शादी में पहली बार ये किसी की शादी में जा रहा है, इसलिए इसे खूब अच्छे से तैयार करके ले जाना। शाम को उसने अरीज को भी तैयार कर लिया और खुद भी हल्का फुल्का तैयार हो गई थी। गहरे नीले रंग के सूट में वो अच्छी खासी खूबसूरत लग रही थी। वह तैयार होने के बाद ही खासी घबरा रही थी कहीं बालाज पीछे उसकी बेइज्जती न कर दे, जैसे ही उस दिन की थी। उसकी जिल्लत भूलती नहीं थी। बालाज घर आ गया था। आते ही इसकी निगाहें अरीज को तलाश करती थी। इसकी खास तैयारी देखकर वो बहुत खुश हुआ था और वो लग भी बहुत ही खूबसूरत रहा था। तभी बीजान को उसे थमाते हुए वो सीधा कमरे में आया था। सीधी उसकी नजर बेड पर बैठी चूड़ियां पहनती बरीरा पर गई थी, जो उसे देखकर बुरी तरह घबरा कर खड़ी हो गई थी। उसकी खास तैयारी देखकर बल्लाज के माथे पर बल पड़ गए थे। उसे नजरअंदाज करता वो वॉशरूम में चला गया था। थोड़ी ही देर बाद वो तैयार होकर नीचे आया तो बीजान बरीरा को आवाज देने लगी, लेकिन बल्लाज ने एक बार भी उसे साथ चलने के लिए नहीं कहा था।
इसलिए वो नीचे आने में हिचकिचा रही थी। बेटा जल्दी कर लो, देर हो रही है, जाओ गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। बालाज अरीज को लेकर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो गाड़ी के पास आई उसने देखा बालाज ने अरीज को फ्रंट सीट पर आगे बिठा रखा था। फिर वो पिछली सीट का दरवाजा खोलकर बैठ गई। मोहतरमा, मैं यहाँ ड्राइवर नहीं हूँ जो आप जाकर पीछे बैठ गई हैं। यहाँ आकर बैठे आगे, और इसे कौन संभालेगा? वो उसे तेज लहजे में कहने लगा। बरीरा खामोशी से आगे आकर बैठ गई और अरीज को उसने अपनी गोद में बिठा लिया। अम्मा सकीना दूर खड़ी अपनी बेटी को देख रही थी, जो आगे फ्रंट सीट पर बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। अपनी बेटी को खुश रहने की दुआएं कर रही थी। जो जो अजियत उसने सही थी, उसका अजाला मुमकिन नहीं था, लेकिन अगर बालाज का अंदाजा जैसा हम सफर उसे नसीब हो गया था, तो अल्लाह ने उसके लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा था। शादी में माज के सारे घर वाले इससे मिलने आ रहे थे। बालाज की वजह से उसे बहुत प्रोटोकॉल मिल रहा था, लेकिन वो इतने बड़े बड़े लोगों में बिल्कुल भी इजी फील नहीं कर पा रही थी। वो जानती थी वो एक गरीब घराने से थी। ये तौर तरीके सीखने में अभी उसे वक्त लगना था। तभी वो एक कोने में सिमटी बैठी थी। अरीफ को बालाज ने अपनी गोद में उठा रखा था। तभी इतने हजूम में उसकी नजर एक नौजवान पर पड़ी थी, जो बड़ी दिलचस्प नजरों से उसे देखे जा रहा था। उसकी नजरों से खौफ महसूस कर रही थी। जब उसका यूं घूरना बंद ना हुआ, तो वो बेजार होकर उठकर खड़ी हुई। उसकी निगाहें बालाज को तलाश कर रही थी। तभी वो स्टेज पर खड़ा दिखाई दिया, लेकिन अरीज उसकी गोद में नहीं था। वो परेशान सी होकर उसके पास आई थी। अरीज कहाँ है? वो बड़े हक से उसे पूछ रही थी। बालाज ने उसे घूर कर देखा। उसे सामिया ले गई है। सामिया माज की बहन थी। उसके कहने पर वो वहीं खड़ी रही। तो बालाज उसके कान में तेज लहजे में सरगोशी करने लगा। यहाँ पर क्यों खड़ी हो? देखा नहीं कितना रश है? जेंट्स का जाओ, जाकर टेबल पर बैठो। उसे बरीरा कुछ घबराई हुई लग रही थी। घर चलने मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अजीब सी तबीयत हो रही है मेरी। बरीरा के हाथों में ठंडे पसीने आ रहे थे। उसे इस आदमी का खौफ था, जो न जाने उसे क्यों बार बार घूर रहा था। अभी थोड़ी देर इंतजार करो, चलते हैं घर। बालाज ने उसे चुप करवा दिया था। वो वापस आकर टेबल पर बैठ गई थी। तभी उसके सामने बैठी औरत मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बरीरा से पूछ रही थी। बरीरा ने उसे अपना नाम बताया तो कहने लगी, बेटा अपना एड्रेस भी बता दो। मेरा बेटा है, 3-4 साल से उसे कह रही हूँ कि अब किसी लड़की को पसंद करके शादी कर लो, लेकिन उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। लेकिन अब कह रहा है कि जो ये नीले कपड़ों में लड़की है, ये बहुत ही खूबसूरत है, मैं इससे शादी करूंगा। इसलिए मैं तुम्हारा एड्रेस पूछ रही हूँ। ये सुनते ही बरीरा की जान निकल गई थी। वो तेजी से उठ खड़ी हुई। मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चा है मेरा। ये कहकर वो तेजी से पलटी और दूर खड़ी सामिया की गोद से उसने अरीज को ले लिया था। सामिया उसका चेहरा देखकर हैरान रह गई थी। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हैं? जी जी मैं ठीक हूँ। बड़ी परेशान सी लग रही है। तो यही वजह थी इस शख्स के देखने की। गलत इंसान मनूस। वो दिली दिल में उसे गालियां देने लगी। उसे यूं कोने में खड़ी देखकर बालाज उसके पास आया था। यहाँ क्यों खड़ी हो अकेली? बैठ क्यों नहीं जाती? वो उसे डांट रहा था। मुझे घर जाना है, आप मुझे घर छोड़ आए, वो जिद करते हुए कहने लगी। बालाज ने ना चाहते हैं मास्क घर वालों से इजाजत ली थी। फिर गाड़ी में बैठकर वो उस पर बरस पड़ा। ये क्या नौटंकी लगा रखी थी तुमने? अगर नहीं आना था तो जान को मना कर देती। वहाँ तो बड़ी मासूम शक्ल बनाकर घूमती है, और यहाँ अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। परेशान करके रख दिया तुमने मुझे। बरीरा खामोश रही। उसने किसी की बात का जवाब ना दिया था। वो उसे कैसे बताती? शादी में वो आदमी उसे परेशान कर रहा था, जो उस पर नजरें गाड़ कर बैठ गया था। भाई बालाज, मेरे शहजादे की सालगिरह आने वाली है। तुमने खूब बड़ा एहतमाम करना है उसकी सालगिरह का। आप भूल गई हैं? बीजान ने कहा, अरीज की सालगिरह के साथ शांजे की बरसी भी आ रही है। इसलिए मैं ये फैसला किया है कि मैं कभी भी अरीज की सालगिरह सेलिब्रेट नहीं करूंगा। वो बेतासुर लहजे में कह रहा था। बीजान खामोश हो गई। खुदा इसे जन्नत में बड़ा दर्जा दे। मेरी बच्ची अपनी औलाद की खुशी भी न देख सकी। बीजान की आंख भर आई थी शांजे को याद करके। बालाज के सीने में भी टीसें उठ गई थीं। लेकिन अचानक ही लम्हे भर में अरीज की चीखने की आवाज आई थी, जैसे वो शायद गिर पड़ा हो। बालाज उठकर फौरन ही भागा था।
वो कमरे में बरीरा के साथ खेल रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अरीज के माथे से निकलने वाले फोन पर पड़ी तो वो चिल्लाने लग गया था। क्या हुआ इसे? इसके चिल्लाने पर बरीरा कांप रही थी। वो खुद भी बेतहाशा रो रही थी। वो मैं अलमारी में कपड़े रख रही थी तो ये बेड से गिर गया। नीचे इसका कोई खिलौना पड़ा था, प्लास्टिक का, जिसकी नोक इसके माथे पर लग गई थी। एक जरा सी गफलत से इसके माथे पर जख्म बन गया था, जिससे खून रिस रहा था और वो बेतहाशा रो रहा था। तुम्हें इस बच्चे का ध्यान रखने के लिए यहाँ लाया गया था। इतनी गफलत कैसे बरत सकती हो? वो उसे जलील करने लगा। बीजान ने उसे घूरा था। पहले तुम इसकी पट्टी काट दो या फिर डॉक्टर के पास ले भागो, बाद में इसे बातें सुनाना। वो फौरन ही उसे डॉक्टर के पास ले गया था। पीछे बरीरा आंसू बहाए जा रही थी। बीजान उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी, कुछ नहीं होता बेटा, हो जाता है कभी कभार। बच्चे को चोट लग भी जाती है, लेकिन यूं घबराना नहीं चाहिए। लेकिन वो डर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि बालाज आते ही उसे खूब जलील करेगा। आखिरकार उसने अरीज को गहरी चोट पहुंचाई है। थोड़ी देर बाद जब उसे घर लाया तो अरीज सो चुका था। रात का वक्त था। हमेशा की तरह बरीरा ने अपना बिस्तर नीचे लगा लिया, लेकिन वो बार बार उठकर अरीज को देखती। बेचैन हो रही थी। बार बार उसकी आंखें भीग जाती। अरीज के चेहरे पर भी आंसू के मोटे मोटे निशान थे, क्योंकि वो आज बहुत रोया था अपने इस चोट की वजह से। आइंदा अगर तुमने मेरे बेटे के मामले में गफलत बरती तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बालाज ने जैसे उसे जलील करना अपना फर्ज समझा था। मैंने जानबूझकर उसे चोट नहीं पहुंचाई। ये जितनी आपकी औलाद है उससे कहीं ज्यादा प्यार करती हूँ। वो अपने हाथों से आंसू साफ कर रही थी। पहली बार उसने बालाज को जवाब दिया था और पहली ही दफा में कुछ कह ना पाया था, बल्कि खामोशी से उसकी आंसू बहाती आंखों को देखता रहा। एक लम्हे को उसे याद आया कि माजी में उसके साथ क्या हुआ है। न जाने कौन दरिंदा था जिसने उस पर ये शैतानियत ढाई थी। उसे उस लड़की के साथ इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए। पहले ही वो जमाने की ठोकरें खाई हुई है। अम्मा सकीना अपनी बेटी को बल्लाज के साथ देख कर निहाल होती। वो नहीं जानती थी कि सच्चाई क्या है। आज तक बल्लाज ने उसे अपनी जिंदगी में कबूल नहीं किया था। वो तो यही सोचती थी कि बरीरा उसकी बीवी बन गई है, उसे एक मजबूत सहारा मिल गया है। क्योंकि वो पहले एक यतीम लड़की थी जिसके सर पर माँ का साया तो था, लेकिन बाप का नहीं। बरीरा भी अपनी माँ से बातें छुपाने लगी थी। उसे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। अरीज का जख्म अब बंद हो गया था, लेकिन हल्का सा निशान अभी भी बाकी था। अब वो पहले से भी ज्यादा उसका ध्यान रखने लगी थी। लेकिन उस दिन बीजान ने उसे बुलाया था। कितनी दफा कहा है बेटा, बच्चे के साथ साथ अपना भी ख्याल रखो। खुद को देखो कितनी कमजोर हो रही हो। अच्छे कपड़े पहना करो, बालाज के सामने सजी संवरी रहा करो, ताकि उसे कभी ये ख्याल ना आए कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दे। ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद जब अरीज बड़ा हो जाए तो उसे तुम्हारी जरूरत ही महसूस ना हो और तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ले। तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है मेरे बच्चे। तुमने मेरे पोते की जिंदगी बचाई, उसे दूध पिलाया, इतना कोई नहीं करता। लेकिन तुमने ये सब किया, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम हमेशा बालाज के साथ रहो, क्योंकि जो मोहब्बत अरीज को तुम दे सकती हो वो कोई और नहीं। मेरी बात क्यों नहीं मानती हो तुम? बीजान उसे समझा रही थी। फिर उस दिन इतवार होने की वजह से सब घर पर ही थे, तो अरीज की वजह से सुबह ही उठ जाती थी। अरीज को माँ सकीना लेकर बैठी थी जबकि वो नाश्ता बना रही थी। फिर उसने नाश्ता टेबल पर लगा दिया। छुट्टी के दिन नाश्ते पर खास एहतमाम होता था। बालाज नाश्ते में मसरूफ था जब बीजान उसे कहने लगी, बेटा आज वरीरा को अपने साथ ले जाओ, उसे कपड़े दिलवा कर लाओ। अरीज के भी नए कपड़े नहीं हैं। वो बहाने से उन दोनों को बालाज के साथ भेजना चाहती थी। बालाज के चेहरे पर बेजारी थी। मुझे आज बहुत जरूरी काम है, मेरे पास वक्त नहीं। वक्त निकालना पड़ता है मेरे बच्चे, लेकर जाओ इसे, ये मेरा हुक्म है। अब उनकी बात से इनकार करना मुश्किल हो गया था। गाड़ी में वो उससे बातें सुना रहा था। क्या जादू किया है तुमने बीजान पर? जब देखो वो तुम्हारे गुण गाती रहती है। बरीरा को यहाँ पर ले जाओ, बरीरा को वहाँ पर ले जाओ। तंग आ गया हूँ मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते से। उसके माथे पर चिकन थी। बरीरा की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने चेहरे से जाहिर न होने दिया, बल्कि मुंह दूसरी तरफ कर लिया। उसे लगता था कि एक न एक दिन बालाज उसे छोड़ देगा। उसके रवैये पर वो ऐसे ही मायूसियों का शिकार हो जाती। गाड़ी उसने एक शॉपिंग मॉल के सामने रोकी थी।
वो बालाज के लिए खिलौने पसंद कर रहा था, जबकि बरीरा उसके पीछे खड़ी थी। अब क्यों नहीं खरीद रही हो कपड़े? ले लो ना, जो खरीदने आई हो। लेकिन बरीरा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे ले, क्योंकि यहाँ पर कपड़े थे तो बहुत अच्छे, लेकिन बहुत महंगे। उसने अभी तक एक भी जोड़े को हाथ ना लगाया था। फिर उसके घूरने पर वो घबराकर अपने लिए कपड़े देखने लगी। तभी उसके कानों में किसी की आवाज़ आई थी, हेलो, तुम बरीरा हो ना? ये कहने के साथ ही वो उससे लिपट गई थी। उस लड़की को देखकर उसकी जान निकल गई थी। वो कोई और नहीं बल्कि फरियाल थी। जबकि वह लाजहरा से उस लड़की को देख रहा था। जो लड़की बड़ी गर्मजोशी से बरीरा से मुलाकात कर रही थी। क्या तुम्हारी शादी हो गई है? वाह, तुम्हारा बच्चा कितना क्यूट है। और तुम्हारा हस्बैंड, क्या बात है। मैं भी यहाँ अपने कजिन के साथ शॉपिंग करने आई थी। इस शहर में मेरी फूफो का घर है। सोच भी नहीं सकती थी कि यूं राह चलते फिर से मुलाकात हो जाएगी। वो बड़ी पुरजोश थी, लेकिन बरीरा के चेहरे पर खौफ की परछाई थी, क्योंकि बलाल के चेहरे के तासुरात बदलते जा रहे थे। बरीरा के साथ उस लड़की के घर में क्या हुआ था? क्या क़यामत टूटी थी? उसके किसी रिश्तेदार ने इतना बड़ा जुर्म किया था और बेहिस लड़की को ज़रा बराबर भी इल्म नहीं था, जबकि वो उसे अपनी गहरी दोस्त कहती थी। वैसे तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या है? सच में ही तुम दोनों का चलना बड़ा ही शानदार है। बरीरा के चेहरे की रंगत फीकी पड़ती जा रही थी, जबकि फरियाल उसे कह रही थी कि वो उससे उसके घर मिलने आएगी, लेकिन बरीरा उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। तभी उससे कुछ कहे बगैर ही तेजी से पलटी और वहां से जाने लगी। फरियाल उसे आवाजें दे रही थी, लेकिन उसे किसी किस्म की आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। वो रात एक भयानक ख्वाब की तरह उसके सामने आ गई थी। बालाज ने उसके लिए 4-5 जोड़े खरीद लिए थे और ईद के लिए भी ढेर सारे कपड़े और खिलौने वो गाड़ी की डिग्गी में रख चुका था। लेकिन बरीरा की हालत वो इस वक्त समझ चुका था कि वो कैसे महसूस कर रही होगी। जब माजी इतना तल्ख, इतना भयानक हो, कोई भी पत्थर दिल इंसान अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर सकता है। जबकि वो तो एक लड़की थी, एक कमजोर लड़की। जैसे ही वो गाड़ी में आकर बैठा, उसकी नज़र सीधी बरीरा पर पड़ी, जो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो रही थी। वो कितनी बेबस थी, अपने मुजरिम को ना पहचानती थी और ना ही जानती थी कि किसने उस पर इतनी बड़ी दरिंदगी ढाई थी। और जहाँ पर वाक़या हुआ था, वो भी इसकी बेस्ट फ्रेंड के घर पर, जो इस बार ही बेखबर थी। वो तो दुआ करती थी कि जिंदगी में कभी उसका फरियाल से आमना सामना न हो, लेकिन आज वो जिस तरह शॉपिंग मॉल में टकरा गई थी, इसका मतलब है कि वो जिंदगी में कभी भी उससे दोबारा मिल सकती है। और वो मुजरिम आज भी जिंदा आज़ाद ऐसे घूम रहा है। बालाज खामोशी से उसे रोता हुआ देख रहा था। उसके चेहरे पर गहरे दुख की लकीरें थीं। इस रात को वो उसके सामने खड़ी थी। आप मुझे छोड़ दें, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मैं एक काबिल बर्दाश्त वजूद हूँ। अरीज बहुत बड़ा होगा। उसे मेरे माजी के बारे में पता चलेगा तो वो मुझसे नफरत करेगा, लेकिन इसकी नफरत में बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। जब भी मैं अपने माजी को भूलने की कोशिश करती हूँ, वो मेरे सामने आ खड़ा हो जाता है। वो गलीज लम्हे मैं किसी सूरत भी याद नहीं करना चाहती। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे वो बड़ी मासूम लग रही थी। बालाज ने उसे गौर से देखा, फिर नर्म लहजे में कहने लगा, देखो, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, अगर वो किसी भी लड़की के साथ होता तो शायद वो खुदकुशी कर लेती, क्योंकि ये एक बड़ा जुल्म है। लेकिन मेरी दुआ है कि तुम्हें इंसान ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर तुमने मुझे अपना राज बताया है तो ये राज मेरे सीने में ही दफन हो जाएगा। मैं ना तो उसे किसी दूसरे के सामने कहूँगा और ना ही मैं ये बात कभी अपने बेटे के सामने बताऊंगा। इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बालाज के नर्म लहजे पर बरीजा हैरान थी। उसकी रोती हुई आंखें खामोश हो गई थी। अब वो बिस्तर में लेटी हुई छत को देखे जा रही थी, जबकि बालाज उसकी निगाहें अब भी उस बार उठ रही थी। कुछ भी था, ये रिश्ता ऐसा था कि बालाज के दिल में उसके लिए नर्म जज्बात पैदा हो गए थे। बालाज और बरीरा के दरमियान मियाँ बीवी वाला कोई रिश्ता नहीं था। अभी तक वो जमीन पर बिस्तर बिछा कर ही सोती थी। रिक अब 2 साल का होने वाला था, लेकिन वक्त के साथ साथ बालाज का रवैया बरीरा के साथ कदरे नर्म हो गया था। लेकिन उसने अभी तक उसे बीवी का हक नहीं दिया था और आज भी अपनी बातें, अपने मसले खुद तक रखता था। लेकिन उस दिन शानजे की मदर राहीला बेगम अरीज को देखने आई थी। वो पूरी फैमिली कनाडा में मुकीम थी, इसलिए उनका रोज रोज आना जाना नहीं होता था। तो तुम हो वो लड़की जिसने मेरी बेटी की जगह ली है। बालाज तुम शानसे से बड़ी मोहब्बत के दावे करता था।
और उसके मरने के चंद माह बाद ही उसने दूसरी शादी कर ली, वो भी उस लड़की से जो किसी भी तरह से उसके लायक नहीं है। राहिला बेगम के अंदाज में नफरत थी। बीजान नरमी से उसे कहने लगी, अरे नहीं राहिला, मेरे ही कहने पर बाला जिससे शादी की है, क्योंकि अरीज की जिंदगी बचाना मुश्किल हो गई थी। फिर बरीरा का हम पर एहसान है, इसने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। ये अरीज की रजाई माँ है, बहुत ख्याल रखती है, अपनी औलाद समझती है। ये तो शादीशुदा लड़की है, आपने बताया था। बालाज के लिए लड़कियों की कमी थी क्या? उसे तो किसी कुमारी लड़की का भी रिश्ता मिल जाता आसानी से, और आपने इसकी शादी एक पहले से तलाक याफ्ता लड़की से कर दी। राहिला की आवाज़ में नफरत की फुनकार थी। लड़कियां तो बहुत सी मिल जाती, लेकिन अरीज को माँ नहीं मिलती। इसे पैदा करने वाली माँ शानदे है और पालने वाली बरीरा। बीजान ने भी उन्हें साफ कह दिया था, जबकि बरीरा की आंखें भी भीग गई थी। अपनी कम मायगी के एहसास से वो हरगिज बालाज के लायक नहीं थी। जभी तो उसने अभी तक उसे बीवी वाला दर्जा नहीं दिया था। वो सोचती कि शायद जब अरीज थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो उसे छोड़कर किसी और लड़की से शादी कर लेगा। बरीरा को इस बात पर पूरा यकीन था। कुछ राहीला की बातें, कुछ उसकी अपनी सोचें, अपने जिस्म की कमजोरी ख्याल न रखने की वजह से वो एक मुश्किल जिंदगी जी रही थी। उसे यह जिंदगी बहुत कठिन जगह महसूस होती। रात को सोचते सोचते उसकी तबीयत खराब हो गई थी। आज भी रात को आंख खुली तो बुखार में तप रही थी। 2 साल का अरीज अब उसे ज्यादा तंग नहीं करता था, लेकिन अभी भी उसे बरीरा ही हर वक्त अपने पास चाहिए थी। लेकिन वो बुखार में जल रही थी। उसने सोचा कि अम्मा से गोलियां ही लेकर आती हूँ, शायद बुखार उतर जाए। जैसे ही वो उठने लगी, अचानक इतनी जोरदार चक्कर आए कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पास पड़ा गुलदान जमीन पर गिर गया था। किसी शोर से बल्लाज की आंख खुल गई थी। वो एकदम चौंक कर उठा था। बरीरा नींद बेहोश सी बैठी हुई थी, बुखार की शिद्दत उस पर हावी थी। तभी वह उठकर उसके पास आया। वह, मेरी तबीयत ठीक नहीं, आप अरीज को देख लीजिएगा, मैं अम्मा के पास जा रही हूँ। अचानक ही बल्लाज ने उसका हाथ छुआ, तो जैसे किसी अंगारे को छू लिया हो। रुक जाओ, आधी रात को वहाँ कैसे जाओगी? परेशान हो जाएंगी तुम्हारी माँ। यहाँ बैठो, मैं तुम्हें टेबलेट ले देता हूँ। बलात के कहने पर वो वहीं बैठ गई थी। वैसे ही बुखार की हालत में उसे कोई होश न था। उसका बिस्तर नीचे फर्श पर होने की वजह से अच्छा खासा ठंडा हो रहा था। यूं बुखार में उसे और ज्यादा ठंड लगती। कभी बल्लाज ने नरमी से कहा, ऊपर जाकर लेटो। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। वो वहीं पर लेटने लगी तो बल्लाज ने नरमी से उसका बाजू पकड़ा और उसे बिस्तर तक ले आया। वो उसके कहने पर वहीं लेट गई थी। गोलियां खाकर होश व हवास से बेगाना हो गई थी। बल्लाज भी उसके बराबर में लेट गया था, लेकिन उसके वजूद से उसी खुशबू से बेचैन कर रही थी। तभी उसे अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया था। वो एक मर्द था, कब तक अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करता। अभी भी बरीरा को इतने नजदीक देखकर उसे अपने जज्बात पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया था। वैसे ही कई दिनों से वो सोच रहा था कि वो उसे अपनी जिंदगी में कबूल कर ले, क्योंकि 2 साल हो गए थे उसके निकाह को। जिस तरह से उसने इसके बच्चे को संभाल रखा था, अब उसे नहीं लगता था कि वो कभी उस रिश्ते को खत्म कर सकता है। अभी भी उसे यूं बुखार में तड़पता देखकर वो हकीकतन परेशान हो गया था। सुबह अरीज ने रोना शुरू कर दिया था। बलाज ने सकीना को बुला लिया। आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, जब तक आप उसे संभालें, उसने बीजान ने बता दिया था। बीजान बरीरा की हालत देखकर परेशान हो गई थी, लेकिन बलाज उसे इस हालत में छोड़कर ऑफिस जा चुका था। वो अहम मीटिंग में मसरूफ था जब बीजान की कॉल आई थी, बेटा जल्दी घर पहुंचो, बरीरा की हालत खराब है, वो बुखार में तड़प रही है। वो झंझलाकर रह गया। ओहो, तो मैं क्या करूँगा? आप उसे ड्राइवर के साथ डॉक्टर के पास ले जाएं। मैंने अपने बच्चे को संभाल रखा है, सकीना भी मेरे साथ है। तुम आओ बस जल्दी और डॉक्टर के पास लेकर जाओ। मुझे बहुत परेशानी हो रही है इसे देखकर। नचार वो मीटिंग अधूरी छोड़कर घर पहुंचा था। जैसे ही उसकी पेशानी को छुआ तो हैरान रह गया। वो बुखार में बुरी तरह जल रही थी। वो मुश्किल उसे गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने परेशानी से उसे देखा, कहने लगा, इन्हें 101 बुखार है। मेरा ख्याल है आप इन्हें अस्पताल में एडमिट कर दें। रीरा नींद बेहोश सी थी। बल्लाज परेशान होकर कहने लगा, लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा बेटा है, छोटा है, 2 साल का, वो इनके बगैर नहीं रह सकता। अस्पताल में तो बहुत परेशानी हो जाएगी। आप अच्छी ट्रीटमेंट दीजिए।
घर पर ही इनका बहुत ख्याल रखूंगा। वो उसे कहकर घर ले आया था। गोलियां वगैरह खाकर वो गहरी नींद में चली गई थी, जबकि अरीज बुरी तरह मचल रहा था। उसके पास जाने के लिए बीजान ने उसे अपने पास संभाल रखा था। सकीना भी बेटी की हालत देखकर परेशान थी। वो जानती थी कि माजी में होने वाले वाकयात जिसकी अजियत सोचें इसकी बेटी को परेशान किए रखती थी। पहले ही उन दोनों गरीब माँ बेटी के साथ बड़ा जुल्म हुआ था। सकीना को यूं रोता देखकर बल्लाज ने उन्हें तसल्ली दी थी। परेशान मत हो, बेहतर हो जाएगी आपकी बेटी। अच्छा, डॉक्टर से दवाई ले ली है, फिक्र करने की जरूरत नहीं। आज रात ही वो अरीज को संभाल रहा था और उसे मालूम हो गया था कि बच्चे को संभालना किस कदर मुश्किल है। 2 दिन के नन्हे से बच्चे को बरीरा ने तनहा पाला था, और ऐसे में जब उसे बच्चे पालने का कोई तजर्बा भी नहीं था और अब वो बुखार में बेसुध पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से उसने अरीज को सुलाया था। फिर वो बरीरा के करीब बैठ गया था, हाथ लगाकर उसकी पेशानी छुई। बुखार कदरे बहता था। फिर उसने खुदा का शुक्र अदा किया, उसका बुखार कम हो गया। अगला दिन बड़ा रोशन और खुशगवार था। वो घर पर ही था, क्योंकि इतवार होने की वजह से ऑफिस की छुट्टी थी। उसने सारे बिजनेस के अमूर मैनेजर को अच्छी तरह समझा दिए थे। खुद वो अपने बेटे के साथ वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन उसकी नज़रें किसी और को ही देख रही थी। फिरोजी रंग का सूट पहने वो उसके सामने बैठी थी। तबीयत बेहतर होने के बाद वो अब बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। बीजान न जाने किस मौजू पर बात कर रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि बालाज उसे देखे जा रहा है। वो उसकी नज़रों से घबरा रही थी। ये उनको क्या हो गया है? दिल ही दिल में सोचती उठकर किचन में अम्मा के पास आ गई, जिसने पाए चढ़ा रखे थे। आज बालाज साहब का पसंदीदा खाना बना रही हूँ। पाए का सालन उन्हें बहुत पसंद है, वो बरीरा को बताने लगी। वो अम्मा की मदद करवा रही थी जब बालाज किचन में चला आया। तुम कमरे में आओ, कुछ बात करनी है। बालाज के कहने पर उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। कहकर वो वापस पलट गया था, जबकि अम्मा उसे कहने लगी, मेरी बेटी पूछ किया क्या बात है? अपने शोहर की बात को उसी वक्त अहमियत दिया करो। मेरी बच्ची। अम्मा ऐसी ही बातें किया करती थी। वो घबराकर सोच रही थी कि कहीं इसे कोई गलती तो नहीं हो गई। पहले ही बुखार के बायस वो अच्छी खासी कमजोर महसूस हो रही थी। ऊपर से उसके अंदर इतना हौसला नहीं था कि अब बालाज की बातें बर्दाश्त करती। जैसे ही कमरे में आई तो बालाज ने एक और हुक्म दिया था, कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो। ये सुनकर तो वो हैरत से उछल पड़ी। लेकिन क्या बात हो गई है? आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? उसकी आंखें फौरन ही पानियों से भरने लगी थी। नहीं, गलती मुझसे हो गई है। फिर बालाज ने कमरे के दरवाज़ा बंद कर दिए थे। बरीरा हैरान थी, तभी बालाज उसके सामने आया। फिर उसके दोनों हाथों थाम लिए। गलती मुझसे हो गई थी। मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में देर से कबूल किया, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें दिलो दिमाग से कबूल कर रहा हूँ। ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में, बल्कि इस पूरे ख़ानदान के लिए, क्योंकि मुझे मालूम हो गया है कि मेरे और मेरे बेटे का तहफ़्फ़ुज़ तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ा है। अगर मेरा बेटा ठीक होगा तो मैं भी बिल्कुल ठीक रहूँगा, क्योंकि ये हमारा एक ख़ानदान बन चुका है और ख़ानदान के बगैर कोई इंसान ज़्यादा दिन तक खुश नहीं रह सकता। वो उससे अजीब बातें कर रहा था। बरीरा हैरत से उसे देख रही थी कि अचानक ही बालाज का रवैया उसके साथ कैसे बदल गया। वो तो मुस्कुराते हुए कहने लगा, अब तुम बीमार हुई हो तो मुझे तुम्हारी कदर हुई है। इस तरह 3 रातों में मैंने अरीज को संभाला है, जाग जाग कर। इस तरह से मुझे पता चला तुमने इसे कैसे पाला होगा, कितनी परेशानियां उठाई होंगी, और ऐसे में मेरा बुरा रवैया तुम्हारे लिए कितनी परेशानियां खड़ी कर देता होगा। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। बालाज उसे इतने नरम लहजे में कह रहा था कि वो हैरान रह गई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खुशी के मारे आंसू की चमक थी। प्लीज़, आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप मुझसे कोई मजाक कर रहे हैं। वो आखिर अपने दिल की बात कहे बिना ना रह पाई। बालाज मुस्कुरा दिया, मेरा ख्याल है कि 2 साल बहुत होते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। मैंने भी इन 2 सालों में तुम्हें बहुत अच्छे से समझ लिया। तुम मुखलिस लड़की हो। शानजे के बाद तुम ही वो लड़की हो सकती हो जो मुझे और मेरे बेटे को संभाल सकती हो, और तुमने ऐसा ही किया है। बेशक बीजान ने सही वक्त पर एक दुरुस्त फैसला किया। बालाज ने अपने दिल खोलकर उसके सामने रख दिया था। बरीरा के चेहरे पर खुशियों की चमक थी। तभी वो कमरे से बाहर जाने लगी तो बालाज ने उसका हाथ थाम लिया। लेकिन एक वादा है मेरा तुमसे, जिसमें
तुम्हारे साथ वो दरिंदगी की थी, मैं उसे बेनकाब करके रहूंगा। उसके मुंह से ये बात सुनकर बरीरा के चेहरे का रंग बदल गया था। वो एक बार फिर से उसी मकाम पर आ खड़ी हो गई थी जहाँ से पलटना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। वो सर झुकाकर रहने लगी थी। लेकिन मैं अपने माजी में दोबारा कदम नहीं रखना चाहती। जब भी मैं उस बात को सोचती हूँ तो मुझ पर क़यामत गुजर जाती है। बार बार मेरे जख्म भर जाते हैं। वो आंसू से रो रही थी। भला उसके आंसू साफ किए, फिर नरमी से कहने लगा, दिल तो चाहता है कि अभी उसका पता लगा लूं, क्योंकि ये बहुत आसान है, लेकिन तुम इस बात की इजाज़त नहीं दे रही। लेकिन अगर कुदरत ने चाहा तो वो खुद तुम्हारे सामने आकर तुमसे माफ़ी मांगेगा, क्योंकि ये दुनिया एक मुकफ़ात अमल है जो उसने दरिंदगी की है। उसे कभी न कभी इस बात की सज़ा ज़रूर मिलेगी। बालाज ने उसे यकीन दहानी करवाई थी, जैसे बरीरा को एक नई जिंदगी मिल गई हो। उसे ऐसे लग रहा था कि खुशियाँ उससे बस चंद कदम फासले पर ही हैं। फिर उस रात बालाज उसे अरीज को अपने साथ आइसक्रीम खिलाने के लिए ले गया। पहली बार बालाज के रवैये में नरमी आई थी, इसलिए वह थोड़ी तैयार भी हो गई थी। गहरे सब्ज रंग का सूट पहने वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रेशमी दुपट्टा सर पर टिका हुआ था। अरीज भी अब समझदार होता जा रहा था। वो तीसरे साल में था। सबसे ज्यादा वो बरीरा से अटैच था। पहले वो उन दोनों को खाना खिलाने ले गया, इसके बाद आइसक्रीम खिलाई। फिर वापसी में बालाज ने उसे गजरे पहनाए तो खुशी से उसकी आंखें चमकने लगीं। दिल आखिर वो अपनी बर्दाश्त और सब्र से उसकी जिंदगी में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई थी। आज बालाज का मूड बहुत बदला हुआ लग रहा था। कमरे में आने के बाद वो उसकी चूड़ियों से खेलने लगा। अरीज भी बेड पर बैठा अपने खिलौनों से खेल रहा था। रात के 11 बज रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान भी नहीं था। आज इसे भी अम्मा के कमरे में छोड़ा, वो उसे संभाल लेंगी। जी नहीं, मैं इसे एक मिनट के लिए भी खुद से जुदा नहीं करूंगी। बालाज की बात सुनकर उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वो देख चुकी थी कि आज उसकी आंखों में एक इल्तिजा है, एक ख्वाहिश है। वो उससे बार बार नजरें चुरा रही थी, लेकिन वो उसका शोहर था, उस पर हक दिखता था। फिर अरीज के सो जाने के बाद वो दोनों काफी देर से एक दूसरे से बातें करते रहे। आखिर बालाज ने कहा, बस बहुत रात हो गई, अब सो जाते हैं, सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। ये कहते हुए वो लाइट बंद करने लगा। बरीरा भी उठकर अपने बिस्तर में जाने लगती थी। अचानक ही बालाज ने उसका हाथ थाम लिया। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वो जान चुकी थी कि आज उसके इरादे क्या हैं। नई सुबह बड़ी ही खूबसूरत थी। उसका रोशन चेहरा खुशियों की वजह से और भी खूबसूरत हो गया था। वो लॉन में अरीज के साथ खेल रही थी कि अभी भी जान ने उसे बुलवाया था। वो अरीज को लेकर जैसे ही अंदर आई तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। सामने फरियाल बैठी थी, उसे देखते ही उठ खड़ी हुई। कैसी हो बरीरा, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। उसके चेहरे पर कुछ परेशानी थी, लेकिन फरियाल का आना उसे जरा भी अच्छा ना लगा था। उसे न सिर्फ फरियाल से बल्कि उसके पूरे खानदान से नफरत हो गई थी। लेकिन फरियाल आज बड़ी ही बेबस लग रही थी। प्लीज मेरे साथ चलो, किसी की जिंदगी बहुत मुश्किल में है, वो तुमसे कोई बात करना चाहता है। फरियाल के मुंह से ये बात सुनकर उसकी जान निकल गई थी। वो फटी फटी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। खौफ के मारे उसकी आंखें फट पड़ी। क्या फरियाल वो बात जान गई है? क्या उस शख्स का पता चल गया है? वो कौन है? क्या उसका माली एक बार फिर से उसे जलील करवाने वाला है? इतनी मुश्किल से तो उसने बल्लाज के दिल में जगह बनाई थी। बेजान के सामने सच आने वाला है, वो यकीनन उसे धक्के देकर घर से निकाल देगी। उसे बुरी तरह चक्कर आ रहे थे। अरे बेटा, कौन हो तुम और इसे क्यों अपने साथ लेकर जाना चाहती हो? बीजान हैरान। अम्मा सकीना हैरत से उस लड़की को देख रही थी, लेकिन अम्मा सकीना कुछ कुछ सूरत हाल का अंदाजा हो गया था। तभी फरियाल कहने लगी, मैं इसकी सहेली हूँ, हॉस्टल में हम दोनों पढ़ते थे। ये मुझे अच्छी तरह जानती है। क्यों बरीरा, मैं सच कह रही हूँ ना? नहीं नहीं, मैं नहीं जानती तुम्हें, तुम चली जाओ यहाँ से। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। खुदा के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। पहली बार वो चिल्लाई थी। अपने अंदर का दुख निकालने का उसे जैसे ही मौका मिल गया था। फरियाल बेबसी से उसे देख रही थी। मैं हरगिज तुम्हारे साथ नहीं जा रही। बीजान इसे धक्के देकर यहाँ से निकाल दें। इसे और इसके खानदान ने मेरी जिंदगी तबाह की है, मुझे बर्बाद किया है। वो बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गई थी। अचानक ही गिरने वाली थी कि भला जो अभी अभी ऑफिस से वापस लौटा था, उसने उसे अपने बाजू में समेट लिया। फिर सामने खड़ी उस लड़की को देखा। वो अगर बरीरा के माजी से वाकिफ ना होता
तो आज फिर उन दोनों की मोहब्बत से खाली हो जाता। लेकिन बरीरा ने पहले ही उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, वो सारी सूरत हाल से वाकिफ था। तभी जल्दी से कहने लगा, ठीक है, ये तुम्हारे साथ जरूर जाएगी, लेकिन मैं इसके साथ जाऊंगा। बल्लाज खानजादा की बात पर फरियाल की जैसे ही जान निकल गई थी। अब उसके वजूद में कपकपाहट थी। फिर तीनों गाड़ी में मौजूद थे। बरीरा को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन बल्लाज उसे तसल्ली दे रहा था, क्यों परेशान हो रही हो? गुनाह तुमने नहीं किया, बल्कि मुजरिम वो है, और उसकी गलती इतनी बड़ी है तो उसे सजा भी मिलनी चाहिए। वो खामोश थी, लेकिन बस रोई चली जा रही थी। फरियाल बेबस थी। वो तो ये सारा मामला खामोशी से निपटाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि बरीरा का शौहर भी इस बात से वाकिफ होगा। फिर वो उसे अपनी फूफो के घर ले आई थी। आज उसका मुजरिम चेहरा सामने लाने वाला था, और कोई और नहीं, उसका मंगेतर था, जिसका नाम फरहाद था। फरहाद को देखकर फरियाल बेबसी से कहने लगी, इसके साथ जो कुछ हुआ है, इसके बाद ये बिस्तर से जा लगा है। इसने अचानक ही इसकी टांगों से चादर हटाई थी। उसकी दोनों टांगें घुटनों से नीचे गायब थी, पैरों समेत। उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। पहले तो ये एक्सीडेंट अनजान था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दवाओं के ज़ेरे असर रखा गया था। लेकिन जब उसे होश आया तो ये खुद पर काबू न पा सका। बार बार चिल्लाकर कहता रहा, मुझे मेरे गुनाह की सज़ा मिली है। मैं नहीं जानती थी कि इसने कौन सा गुनाह किया है, लेकिन इसकी और मेरी शादी होने वाली थी, क्योंकि मैं बचपन से ही इससे मोहब्बत करती थी, और इसने भी मुझसे मोहब्बत का ड्रामा किया था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे अलावा भी इसकी कई लड़कियों से दोस्ती होगी। कुछ इसकी आदतें भी खराब थी लड़कियों के मामले में। जिस लड़की को भी देखता इसकी राल टपक जाती थी, लेकिन मैं इन बातों से अनजान थी। बस खामोशी से इससे मोहब्बत किए जा रही थी। लेकिन आज जब इसके साथ एक्सीडेंट हुआ, ये बिस्तर से जा लगा, तो इसने मुझे गहरा राज बताया। इसने मुझे बताया इसने मेरी सहेली के साथ क्या किया। वो सहेली जो मुझ पर भरोसा करके मेरे घर में मेहमान बनकर आई थी। इसने पहले ये सब मुझे नहीं बताया था, लेकिन जब इसका एक्सीडेंट हुआ, जब खुदा ने इसे सजा दी, तो फिर पता चला कि इसके साथ ये सब हुआ है, क्योंकि इसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया था। तुम इसे माफ़ कर दो, लेकिन तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं करूँगी। फरियाल इसे बस बेबसी से कह रही थी। बल्लाज ने बरीरा के कंधे पर हाथ रखा हुआ था, जो खड़ी कांप रही थी। क्या क्या कहा तुमने फरियाल? मैं इसे माफ़ कर दूँ, इस दरिंदे को जिसने मेरी इज्जत से खेला, जिसने रात के अंधेरे में मुझ पर हमला किया? ये इंसान माफ़ कहलाने के लायक नहीं, ये सिर्फ सज़ा के लायक है। खुदा ने इसे सज़ा दी है, लेकिन मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। जैसे दरिंदगी न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, बिना ये देखे कि उनके गुनाह इनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। कितने ख्वाब आंखों से नोच लिए गए। अगर मैं इसे माफ़ कर दूँ, तो वो बच्चा, इसका क्या कसूर था? उस बच्चे ने तो दुनिया में आंख भी नहीं खोली थी, क्योंकि वो पहले ही जानता था कि मैं नाजायज़ हूँ। अगर मैं इस दुनिया में आ गया, तो लोग मुझसे सवाल करेंगे। लोग पूछेंगे कि मैं किस हक से इस दुनिया में आया हूँ। मैं तो एक गुनाह का नतीजा हूँ। उसने आने से पहले ही आंख बंद कर ली थी। उसने सांस लेना छोड़ दिया था, क्योंकि वो जानता था कि ये दुनिया ऐसे ही दरिंदों से भरी हुई है। तुम सिर्फ मेरी इज्जत के कातिल नहीं, तुमने उस मासूम का भी खून किया। कयामत के रोज ना सिर्फ मैं, बल्कि वो मासूम भी तुमसे सवाल करेगा कि उसे किस बात की सजा दी गई, क्यों उसे इस दुनिया में लाया गया, वो भी एक नाजायज़ तरीके से। मैं तुम पर थूकती हूँ, तुम सारी जिंदगी ऐसे ही तड़पते रहोगे। अपने उस गुनाह को लेकर वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसने अपने दिल का पट उतार फेंका था, क्योंकि जो वजन उसके दिल पर रखा हुआ था वो बहुत ही भारी हो गया था। उसे उठाना बहुत मुश्किल था। उसने नफरत से उस इंसान की तरफ देखा जो सर झुकाए आंसू बहा रहा था। उसकी आंखों में बेबसी थी, जिसमें लाचारी थी। वो अपने कदम पर चल नहीं सकता था, और आज वो उसके सामने माफ़ी मांग रहा था। वो सिर्फ नफरत के लायक था। आखिरी नज़र उसके चेहरे पर नफरत से डालती वो बाहर आ गई थी। बल्लाज उसके पीछे ही था। फिर जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, तो बल्लाज के सीने से लगी। वो फूट फूट कर रोने लगी। बल्लाज ने उसे रोने दिया। आज उसे सारे दिल का गुबार उतार लेना चाहिए था। फिर उसका सर थपकते हुए कहने लगा, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। अगर तुम उसे माफ़ कर देती, तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करता। तुमने उसे क्यों सज़ा के लायक नहीं समझा?
ان کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اگر یہ اس حال میں نہیں ہوتا تو میں ضرور اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچاتا، لیکن خیر اب یہ قصہ ماضی کا قصہ ہو گیا ہے۔ اب نہ تم کبھی اس پر بات کرو گی، نہ میں کبھی تمہارے سامنے یہ ذکر چھیڑوں گا۔ میں نے تمہاری فرینڈ سے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ آئندہ تمہارے سامنے کبھی نہ آئے، کیونکہ جب وہ تمہارے سامنے آئے گی تو میں پھر سے یہ تکلیف وہ باتیں یاد آئیں گی۔ اب اپنا چہرہ ٹھیک کر لو، ہم گھر جا رہے ہیں، وہ پیار سے کہنے لگا۔ پھر وہ دونوں گھر آ گئے۔ ان کی زندگی کی جیسے ہی نئی شروعات ہو گئی تھی۔ کافی دنوں سے وہ اپنی طبیعت کچھ بہتر محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اچانک ہی کسی بھی چیز کو کھا کر یا دیکھ کر اسے متلی محسوس ہوتی۔ جب اس نے یہ ذکر بالاج کے سامنے چھیڑا تو وہ مسکرا دیا۔ لگتا ہے اریج کا کوئی بھائی یا بہن آنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ حیران رہ گئی تھی۔ پہلے بھی اس کے ساتھ یہی ہوا تھا، لیکن اب وہ ان باتوں کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر جب بالاج اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے بھی تصدیق کر دی تھی کہ گھر میں خوشیوں کا سماں تھا۔ ننھا اریج اس کا بھی کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن بالاج نے اسے اشارہ ہی اشارے میں بتا دیا تھا اس کا کوئی چھوٹا بہن بھائی آنے والا ہے۔ پھر کئی مہینے گزر گئے۔ بالاج اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا، کسی چیز کی کمی نہ چھوڑ رہا تھا۔ اب اکثر ہی وہ اریج کے سامنے کہتا، چھوٹا بیبی کہاں ہے اریج؟ وہ بریرہ کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہتا، مما کی بیلی میں چھوٹا بیبی ہے۔ بریرہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیتی۔ بچے کے سامنے تو ایسی باتیں نہ کیا کریں، وہ بالاج کو گھورتی۔ اچھا پھر کیسی باتیں کروں، تم بتاؤ۔ وہ اسے بازو میں سمیٹ لیتا۔ ہر غم کے بعد خوشی ہے، ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، یہ کوئی بریرہ سے پوچھتا جس نے اپنی زندگی میں لاکھ تکلیفیں اٹھائیں، لیکن آخر میں خدا نے اس کے نصیب میں ایک اچھی اور خوشیوں والی زندگی لکھ دی۔ وہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ